नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप हमारे इस टॉपर्स बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं CUET एम इकोनॉमिक्स के इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़, इसमें 2 तरीके की टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती है। एक टॉपिक वाइज जो कि ऑलरेडी 69 टेस्ट यहाँ पर पोस्ट हो चुका है आपके क्लासरूम पे, और जो है 10 टेस्ट सीरीज़ जो कि आपके फुल फ्लेज्ड एग्जाम बेस्ड, जैसे CBT मोड में आपका एग्जाम होता है उस तरीके की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंक्लूडेड आपका होगा। ठीक है, आपको रिवीजन क्लासेस, मैराथन सेशन एंड डाउट क्लियरेंस सेशन भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। और मैथ्स और स्टैट्स आपको गेट क्वालिफाइड टीचर यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। पिछले साल हमारा जो रिकॉर्ड रहा था 100% हमारे स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए थे आपके JNU, BHU, ठीक है, और HCU में। ठीक है, तो आप जो है इस बैच को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। सेकेंड बैच हमारा रनिंग है। ठीक है, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस अभी लगातार चल रही हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और रेगुलर हमारे यहाँ पर क्लासेस होती हैं, और आपको जो है लगभग ये ऑलमोस्ट 3 घंटे की हमारे यहाँ पर जो है क्लास रोज़ रन कर रही है, 3 आवर्स की। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वर्थ ऑफ अ रुपीज़ टू अ कंज्यूमर दैट इज़ कॉल्ड। तो अगर हम बात करें वर्थ ऑफ अ रुपीज़, एक आपके रुपए का कीमत क्या है कंज्यूमर के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कहा जाता है। ये आपके कंसेप्ट आपने ऑर्डिनल और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, बेसिकली आपके कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ा होगा, और उसमें इस चीज़ को क्या लिया जाता है, कांस्टेंट लिया जाता है। एज वी नो दैट कि जो आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो फॉर द रिच क्या होती है, कम होती है। ठीक है, रिच के लिए कम होती है, और जो आपके पुअर होते हैं उनके लिए ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके पॉकेट में जो है 200 रुपीज़ है, तो आप उसका एक जो रुपया है, एक जो रुपया उसमें है, आप उसको खर्च करने के लिए 5 बार सोचोगे, और उसको आप मोस्ट इफ़िशिएंट वे में खर्च करना चाहोगे। एज़ कम्पेयर टू आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द रिच क्या होता है, वो आपका बहुत कम होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है देखते हैं कि ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। पुअर के लिए जो है आपके जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और आपके रिच के लिए जो है वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, कम होता है। यानी वो 1 रुपये में बहुत ज़्यादा सोचेगा खर्च करने के लिए, कौन, आपका पुअर। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपके कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या लिया गया था, कांस्टेंट लिया गया था दोनों के लिए। तभी जो थ्योरी होती है वो रैशनल बन पाती है, जो थ्योरी होती है वो आपकी सही बन पाती। इसीलिए जो है उस आपके अजम्पशन को लिया गया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वर्थ ऑफ अ रुपीज़, यानी लास्ट जो आपके पास रुपया है, यानी 1 रुपया है, उसकी वर्थ क्या है तुम्हारे लिए, वो किसको बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या करता है, ये डिनोट करता है। ठीक है, और इसी को जो है आपके थ्योरी में क्या लिया गया था, कांस्टेंट लिया गया था। अच्छा, ये भी तुमने देखा होगा कि जब आप सिंगल कमोडिटी का केस देखते हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो MUX/PX इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, आपके MU/M के लिए होना चाहिए। ये आपके लिए सिंगल कमोडिटी का केस था। ठीक है, सिंगल कमोडिटी का केस में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। और डबल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होता है, जहाँ पर MUY/PY इक्वल्स टू MUX/PX इक्वल्स टू MU/M के जो है आपके बराबर होता है। ये जो है आपके डबल कमोडिटी का केस है, जो कि लॉ ऑफ लिक्विड मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। जहाँ पर होगा वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। वन कमोडिटी के केस में कहाँ पर जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम आपके गेन करता है। तो जहाँ पर MUX इक्वल्स टू आपके बराबर आपके किसके होना चाहिए, PY के बराबर होना चाहिए। अगर हमने जो है आपके MUX/PX इक्वल्स टू MU/M को जो है कांस्टेंट माना है, तो इस केस में हम यहाँ पर अगर इसको इस तरफ लेके जाएं तो हम देखेंगे, अगर कांस्टेंट 1 लिया है तो आपका MUX इक्वल्स टू आपके PX होना चाहिए। वहाँ पर जो है कंज्यूमर क्या होगा, आपके इक्विलिब्रियम में होगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X के बराबर होगा।
व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है आपका, आप देखते हो कि जैसे जैसे आप कंटिन्यूअस किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाते हो, आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाते जाते हो, उसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या करती है, डिक्लाइन करती है। और आपको पता है कि एक टाइम तक पॉजिटिव रहती है, मतलब पॉजिटिव रहने का ये मतलब है कि भले वैल्यू उसकी गिर रही हो फिर भी पॉजिटिव में रहती है, फिर आपके ज़ीरो पे आती है और फिर नेगेटिव में चली जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड। ठीक है, तो ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। और इसी तरीके से आपको पता है टोटल यूटिलिटी भी होता है, जहाँ पर आपके मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है वहाँ पर जो है टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो है पॉइंट ऑफ साइटी वो भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर कि पॉइंट ऑफ साइटी वो पोजीशन जहाँ पर कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो। ठीक है, आपके कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन कर रहा हो, उस पॉइंट पे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ, ठीक है, साइटी या फिर साइटी जो भी कहा जाता हो प्रोनाउंसिएशन में आप लिख लीजिएगा। तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ साइटी पे क्या होता है, टी यू मैक्स पे होता है और एम यू आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट बताया कि टू कमोडिटीज़ के केस में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम, जो है ये केस आपके किस में होता है, टू कमोडिटीज़ के केस में होता है। और ये वाला किस केस का था, आपके बेसिकली वन कमोडिटी का केस था। ठीक है, यहाँ पर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है ये वन कमोडिटी का केस है। ठीक है, और यहाँ पर आपके टू कमोडिटी का केस ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट केस है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर रीचेज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन। तो कब आपके इक्विलिब्रियम पे आपके रीच करेगा आपका जो कंज्यूमर होगा, वो याद रखिएगा जब आपके मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये किसका स्लोप बताता है, ये आपके बेसिकली जो आपका इंडिफरेंस कर्व है आईसी, उसका स्लोप का को हम जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं। और जब ये आपके प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के बराबर, यानी ये किसका स्लोप है, ये आपके बजट लाइन का स्लोप है। ठीक है, बजट लाइन का स्लोप के बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। इंडिफरेंस कर्व आपका कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, आपके याद रखिएगा कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी होता है जब आपका एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसको हम डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन से भी डिनोट करते हैं, कितने यूनिट ऑफ एक्स को हमने सेक्रीफाइस किया वाई को गेन करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर एक्स वाई के टर्म्स में ले रहे हो, पर याद करने के टर्म में आप रख सकते हैं याद कि डेल्टा सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस किया और कितना गेन किया। जब एमआरएस की वैल्यू डिक्लाइन करती है तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कनकेव टू द ओरिजिन कब होता है, जब आपके एमआरएस की वैल्यू क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। कांस्टेंट कब होता है, जब आपका जब कांस्टेंट किस केस में होता है, जब आपके एमआरएस की वैल्यू क्या हो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट आ रही हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, आपके स्ट्रेट जो होता है लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या केस था कि आपके कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ आपके बजट लाइन सेम हो। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका बजट लाइन है और यहाँ पर ये आपका जो है स्लोप, ठीक है, आपके इंडिफरेंस कर्व का है, ये टच कर रहा है। स्लोप ऑफ जो है बजट लाइन क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। अच्छा, कभी कभी बजट लाइन के स्लोप के आगे जो है नेगेटिव साइन भी लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुड एक्स है और वाई के बीच में कैसा संबंध है, नेगेटिव रिलेशन होता है। जब हम कंजम्पशन ऑफ वाई बढ़ाते हैं तो एक्स को हमें घटाना पड़ता है, इसी वजह से समटाइम्स कि इसके स्लोप में नेगेटिव साइन भी लगता है। और आपके इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई के लिए। तो जहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे वहीं पर कंज्यूमर क्या होगा, आपके पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहा होगा, उसके बजट के अंदर भी है और वहीं पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर करेक्ट बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, याद रखिएगा कि सी वाला बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इस केस में याद रखिएगा कि कंज्यूमर विल, पहला क्वेश्चन है, मतलब इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर विल स्टार्ट बाइंग लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई व्हेन। किस केस में जो मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई जो है कंज्यूम करेगा। तो पहला केस अगर समझिए वन कमोडिटी का, इफ़ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज़ ग्रेटर देन एम यू एम। ठीक है, इस केस में अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर,
तो उस केस में जो है कंजम्पशन ऑफ एक्स को वो इंक्रीज़ करेगा। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़्यादा है तब तक आप उसकी कंजम्पशन को क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो बस आप जो है इस ग्रेटर का साइन देखते हुए जिस भी कमोडिटी का केस आपका देख रहा होगा कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, आप उसका कंजम्पशन क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे। तो इस केस में आपने देखा कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन, इस वाले में देखिए सेकेंड वाले में आपके ग्रेटर है आपके बेसिकली MU(x) के से। तो यहाँ पर हम कंजम्पशन ऑफ वाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और एक्स का कंजम्पशन क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी एज़ कम्पेयर टू आपके वाई कम थी। इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट होगा। आपको साइन क्या देखना है, ये साइन देखना है, और अगर मान लीजिए कि एक्स की तरफ ये लगा हुआ है तो एक्स का कंजम्पशन आप बढ़ाओगे। ऑब्वियसली बात है, जब आप एक्स का बढ़ा रहे हो तो किसका रिड्यूस करोगे, वाई का रिड्यूस करोगे, अगर इसके कंपेरेटिवली आपकी वाई लिखा हुआ है तो। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। अकॉर्डिंग टू IC अप्रोच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई इक्वल्स टू आपके क्या होना चाहिए, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई के जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बनेगा, स्लोप ऑफ IC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन PX/PY होता है, स्लोप ऑफ IC क्या होता है, MRX जो है आपके XY के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एडिशनल यूटिलिटी आपके डिराइव हो रहा है क्योंकि आप एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन कर रहे हो, दैट इज आपका याद रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखिए कि इसका होता है डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी, या फिर इसको हम TUN-1 से भी आपको डिनोट करते हैं। इसका कर्व आपका याद रखिएगा डाउनवर्ड होता है, और यहाँ पर एक पॉइंट पे 0 भी होता है ये, और फिर नेगेटिव हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होती है, लगातार आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते जाओगे तो आपका ये जो है वैल्यू क्या करेगा, डिक्लाइन करते जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है इंडिफरेंस कर्व का आपका स्लोप। इसको डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन से डिनोट करते हैं, कितना यूनिट ऑफ एक्स को हमने सेक्रीफाइस किया और वाई को कितना हमने गेन किया है उसकी वजह से, ये आपके स्लोप ऑफ इंडिफरेंस बताता है। ठीक है, ये आपके इस तरीके से आपका दिखता है स्लोप आपके कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि MRS की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। इसके पहले आपका सी था और इसके पहले आपका डी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों हो रहा है, आपका याद रखिएगा ड्यू टू कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के डिक्लाइन होने की वजह से याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपका। ठीक है, ये इसकी वैल्यू डिक्लाइन कर रही है इसीलिए आपके कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज करती तो तब आपके कनकेव टू द ओरिजिन होता। अगर ये कांस्टेंट होता मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तो आपका स्ट्रेट लाइन होता। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं पॉइंट बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट नो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन बिहाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि अगर IC1 आपका ए है, ये B है, तो IC जो आपका बेसिकली यहाँ पर एक्स एंड वाई का वो डिटेल ले लीजिएगा, तो A पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका होगा वो आपके B पे अलग होगा। ठीक है, बी पे जो सेटिस्फैक्शन होगा वो अलग होगा, ए पे अलग होगा। आपको पता है कि हायर, अगर ये इंडिफरेंस कर्व आपका हायर है, इस पे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा और इस पे सेटिस्फैक्शन कम होगा। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सेटिस्फैक्शन को सेम कर दे रहे हैं कट होने की वजह से। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी सेम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैन नॉट बी गिवन डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, याद रखिएगा कि सेम कॉम्बिनेशन आपको डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को नहीं दे सकता। अगर आप इस दोनों पॉइंट पे सेम यूनिट कंज्यूम कर रहे थे एक्स एंड वाई का, तो आपको डिफरेंट सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिफरेंस कर्व जो होता है अलग अलग, आपके इंडिफरेंस कर्व पे आपका अलग अलग सेटिस्फैक्शन होता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बना। क्या क्या प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व का, इंडिफरेंस कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ओके, एक ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मैक्सिमम टाइम्स हम देखते हैं। ठीक है, आपके क्यों, क्योंकि MRS आपका डिक्लाइन करता है। ठीक है, MRS आपका डिक्लाइन करता है, इसकी वजह से होता है। याद रखिएगा आपके इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सेम मतलब आपके एक ही कॉम्बिनेशन पे अलग अलग आपके जो है सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं हो सकता, इस वजह से हो गया। एक और होता है कि इंडिफरेंस कर्व आइदर ऑफ द एक्सिस को टच नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच करते हुए जाता है, ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है।
ठीक है। पर कुछ आपके ऑप्टिमल केसेस में हम देखते हैं कि होता है, पर ये अभी याद रखिए कि आइदर ऑफ द एक्सेसेस को टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स और वाई को देखें तो ऐसा नहीं है कि आप एक्स को जीरो कंज्यूम कर रहे हैं और वाई को भी जीरो कर रहे हो, क्योंकि इसी वजह से जो एक्स एंड वाई का कंजम्पशन जीरो नहीं होता, इसी वजह से ये आइदर ऑफ द एक्सेसेस को टच नहीं करता है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी रहा। क्लियर? हमारा जो मॉक टेस्ट है फॉर CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि आपको ऑलरेडी 72 टेस्ट जो है आपके जा चुके हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज। और यहाँ पर याद रखिएगा मीडियम इंग्लिश होगा। लगभग जो क्वेश्चन का कवरेज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको 2500 जो है यहाँ पर क्वेश्चन कवर होंगे। और ये जस्ट ₹350 में आपको अवेलेबल है। आप जब भी कॉन्टैक्ट करना होगा इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 8287129712 पे मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा कि पिछले मतलब हमारे जो टेस्ट सीरीज़ से ही आपके ऑल इंडिया रैंक 1 हनन आपके आई थी। ठीक है, सेकंड रैंक भी हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच से ही आया था, और उसके बाद जो है 15th रैंक भी हमारे बैच से था, जिनका कि एडमिशन JNU में हुआ है। उसके अलावा जो बच्चों का एडमिशन हुआ BBAU, HCU, BHU, ठीक है, आपके CU राज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो मस्ट जो है चूज़ दिस टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत अफोर्डेबल रेट पे है। लगभग हमारा यहाँ पर याद रखिएगा 90+ ही ये टेस्ट सीरीज़ आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम 70 की बात कर चुके हैं, पोस्ट हो चुका है। 72 जो है टेस्ट रनिंग है, और अभी भी इसके आगे भी और टेस्ट यहाँ पर पोस्ट होने वाला है। तो आप लोग इतने अफोर्डेबल प्राइस में ज़रूर हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिएगा, हमारे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए। ठीक है, और इसी नंबर पर जो है क्वेरी करिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन याद रखिएगा कि आपका जो है PX अपॉन PY जो है बजट लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, और बजट लाइन जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो है बजट कितना है, और आप पर्टिकुलर लेवल ऑफ जो है आपके मनी इनकम के साथ आप जो है जो प्राइस प्रिवेल कर रही है, आप कितने जो है 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को आप चूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपके मनी इनकम में जो भी आपका पैसा आपके पास है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होता है वो PX अपॉन PY होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बजट लाइन जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि आप जब X का कंजम्पशन बढ़ा रहे होंगे तो आपको Y का कंजम्पशन जो है क्या करना पड़ रहा होगा, रिड्यूस करना पड़ रहा होगा। इसी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। समवेयर हम देखते हैं कि बजट लाइन के आगे जो है नेगेटिव साइन भी दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अपोजिट रिलेशनशिप है X के और Y के कंजम्पशन में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो है इसी वजह से जो है आपका डाउनवर्ड ये स्लोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिफरेंस कर्व इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर कौन से इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है? आपको पता है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा आपका इंडिफरेंस कर्व हायर होते जाएगा, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या करने लगता है, राइज करने लगता है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, 2 इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी आपका है, जस्ट बताया था मैंने कि आपके अगर मान लीजिए कि 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे जो है सेम बंडल बनेगा, पर हमको पता है कि हर इंडिफरेंस कर्व पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिफरेंट होता है, तो ये पॉइंट कभी भी आपका लाई नहीं करेगा। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम X का कंजम्पशन बढ़ा रहे होंगे तो Y का कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अपोजिट रिलेशनशिप देखते हैं, तो इसी वजह से आपका होता है। पर आपके कॉन्केव टू द ओरिजिन नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं देखते कि MRS की जो वैल्यू है वो आपके इंक्रीज़ कर रही है, ये हम नहीं देखते हैं। ठीक है, MRS की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, इसी वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। परफेक्ट, अगर परफेक्ट आपके जो है याद रखिएगा कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड है, तो इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का बनेगा। याद रखिए, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी के लिए है। सब्स्टिट्यूट अगर है यहाँ पर दोनों गुड्स X एंड Y, ठीक है, तो आपका जो है इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनेगा। और अगर हम बात करें, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी का केस हो, जैसे लेफ्ट शूज़ एंड राइट आपके शूज़, राइट जो है उस लेग का शूज़, तो उस केस में आपका जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो आपको जो है एल शेप्ड दिखेगा। ठीक है, एल शेप्ड आपका दिखेगा। इसको राइट एंगल्ड आपके इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है। ये कौन से केस में आपके होता है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में होता है। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपका यहाँ पर जो है गुड, आप जो गुड कंज्यूम करते हो वो है, और इधर आपका न्यूट्रल गुड है। न्यूट्रल गुड वो गुड जैसे आपका आप अल्कोहल अगर नहीं कंज्यूम करते तो आपके वो न्यूट्रल में आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा हो जाएगा? वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर आपका इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल हो जाएगा अगर आपका इधर गुड है और इधर आपका न्यूट्रल गुड है। ठीक है,
अगर आपका गुड, याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने जो गुड कंज्यूम करते हो वो है, और इधर आपका न्यूट्रल गुड है, तो उसके लिए फिर आपका इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। पर डिपेंड करेगा कि किधर न्यूट्रल गुड जो है कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, एक केस और देखते हैं कि अपवर्ड राइजिंग इंडिफरेंस कर्व भी आपका देखने के लिए मिलता है कुछ कुछ जगहों पे। ये क्यों मिलता है? अगर यहाँ पर आपका पोल्यूटेड गुड है, ठीक है, पोल्यूशन वाला है, ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट करने वाला गुड, और एक क्लॉथ आप ले रहे हो, कॉम्बिनेशन जो बना रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर लगातार आप हर इंडिफरेंस कर्व पे क्या करते हो, किसका कंजम्पशन डिक्लाइन करने लगते हो, कम करने लगते हो, जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है गुड को। तो इंडिफरेंस कर्व आपका कैसा हो जाता है? अपवर्ड राइजिंग आपके इंडिफरेंस कर्व हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या, तो ये आपके कुछ इंडिफरेंस कर्व के जो है केसेस हो गए। ऑलरेडी ये हमें अपने क्लासेस में कवर कर रखा है, और भी बहुत सारा केस डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। आपके जो है नॉर्मल सिलेबस से ज़्यादा अलग भी हम वहाँ पर स्टडी करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an indifference curve slopes downward towards right since more of one commodity and less of another is results। तो यहाँ पर आपके इंडिफरेंस कर्व अगर स्लोप डाउनवर्ड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हर लेवल पे आपका जो सेटिस्फैक्शन का स्तर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। अगर आप इस पॉइंट पे ये बंडल चूज़ कर रहे हो जिसपे आप 10 ऑरेंज और 2 एप्पल चूज़ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर एप्पल है और ये ऑरेंज है, तो आप 10 एप्पल और 2 ऑरेंज चूज़ कर रहे हो तो भी सेटिस्फैक्शन सेम होगा। अगर आप 8 ऑरेंज और 1 एप्पल चूज़ कर रहे हो तब भी सेटिस्फैक्शन सेम होगा। जब आप 6 ऑरेंज और जो है 4 एप्पल चूज़ कर रहे थे तब भी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? सेम होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हिक्स और एलन के द्वारा ऐसा बिलीव किया, मतलब आपके कौन सा अप्रोच गिवन दिया गया था, तो इन्होंने जो है आपके ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हम आपके यूटिलिटी को रैंक्स, ठीक है, प्रेफरेंस में मेज़र करते हैं, ये आपके किसके द्वारा? हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। जबकि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया था? तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच देने वाले आपके कौन थे? मार्शल थे, ठीक है। मार्शल ने आपके कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को दिया था, जिसमें कि आप दो चीज़ें पढ़ते हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ स्कार्सिटी की गोसेन का थर्ड लॉ भी था, वो भी हम स्टडी करते हैं। तो आपके कार्डिनल यूटिलिटी को किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। किस बुक में दिया था? ज़रा कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस कर्व रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है? तो ये चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर से रिलेट करता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो इनडिफरेंस कर्व है आपकी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? आपके रिविल प्रेफरेंस के। तो वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस पे ये आधारित है आपका इनडिफरेंस कर्व। वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस कहती है अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी तो बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए कभी भी नहीं होगा। यानी ये प्रिंसिपल ऑफ जो है आपकी कंसिस्टेंसी पे आधारित होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी पे काम करता है आपका वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस। तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व था वो किस पे आधारित था? वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस पे आधारित था। ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, रिविल प्रेफरेंस का कंसेप्ट जो है किसने दिया था? तो रिविल्ड जो प्रेफरेंस था इसका कंसेप्ट आपके जो है देते हैं, याद रखिएगा, पाउल ए सैमुअल्सन, ठीक है। पाउल ए सैमुअल्सन जो है वो आपके इंडिफरेंस का आपके रिविल प्रेफरेंस का कंसेप्ट देते हैं। व्हाट इज़ रिविल प्रेफरेंस? यहाँ पर ये बिहेवियरल एनालिसिस करता है, ये कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस करता है। जबकि अभी तक जो भी हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था, आपके कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था, ये दोनों अप्रोचेस आपके क्या रहेंगे? साइकोलॉजिकल इफेक्ट को बताते थे ये, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट थे। यहाँ पर हम जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन थ्योरीज भी इसको कहा जाता है कि यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकता था कंज्यूमर खुद को, और आपके जो है सेल्फ एनालाइजिंग थ्योरी थी ये सारी। पर आपके जो रिविल प्रेफरेंस थ्योरी वो आपके बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, और वो सेल्फ एनालाइजिंग नहीं होंगी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगी, यानी आप खुद को एनालाइज नहीं कर रहे होंगे, आपके बिहेवियर को यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा होगा। तो रिविल प्रेफरेंस दो तरीके के, वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस और आपके याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस, दो कंसेप्ट होता है। और वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस जो होता है ये आपकी कंसिस्टेंसी जो प्रिंसिपल है इस पे आधारित होता है। जबकि आपके जो शैप होता है वो बेसिकली वीक एक्जिम को भी फॉलो करेगा, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है कि ये फॉलो होना चाहिए। और आपकी ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ट्रांजिटिविटी जो कंसेप्ट है, यानी अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी तो आपके जो है आप देखते हो कि ए इज़ ग्रेटर देन अल्टीमेटली जो है क्या हो जाता है? सी हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जो आपका कभी कभी पूछता है कि स्ट्रॉन्ग एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस किस पे आधारित है, तो ट्रांजिटिविटी और आपके
कंसिस्टेंट होना चाहिए और ट्रांजिटिविटी होना चाहिए, तब आपका जो है स्ट्रॉन्ग एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस आपका लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जबकि आपके वीक एक्जिम जो था वो डायरेक्ट बताता था कि अगर एक A इज़ ग्रेटर देन B तो B इज़ नॉट ग्रेटर देन A, ये कभी केस हो ही नहीं सकता। अगर आपका 5 इज़ ग्रेटर देन 1 तो क्या 1 इज़ ग्रेटर देन 5 होगा? ये डायरेक्टली आप कह सकते हो कि नहीं होगा, तो आपका वीक एक्जिम वहाँ पर काम करेगा। जबकि आप अगर आप जो है स्ट्रॉन्ग एक्जिम में देखोगे तो वहाँ पर A इज़ ग्रेटर देन B अगर बोला जा रहा है तो B इज़ ग्रेटर देन C, तो लास्ट में आप अल्टीमेटली ये ड्रॉ कर सकते हो कि A इज़ ग्रेटर देन C, ये आपके अल्टीमेटली ड्रॉ हो सकता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे बेस्ड था, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इस पे दोनों पे बेस्ड था आपका स्ट्रॉन्ग एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड विथ, तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ चॉइस एंड प्रेफरेंस से आपके रिलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी करेक्ट हो जाएगा। एज वी मूव डाउनवर्ड इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो स्लोप आपका क्या होता है, धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द शिफ्ट ऑफ बजट लाइन प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट हो रहा है, तो आपका बजट लाइन अगर शिफ्ट कर रहा है, मतलब इस तरीके से आपका बजट लाइन जो है यहाँ पर गुड एक्स और यहाँ पर गुड हमने वाई लिया है, इनकम का इंक्रीज़ होना ही आपके इनकम का डिक्रीज़ होना ही बजट लाइन को शिफ्ट करता है। इस केस में आपके प्राइजेस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, बजट लाइन अगर आपका ओरिजिनल एम और एन था और एम डैश और एन डैश पे चला गया तो यहाँ पर आपके क्या हुआ, बजट लाइन जो है आउटवर्ड शिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपके इनकम में इंक्रीमेंट आया होगा। अगर बजट लाइन आपका इनवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर आपके जो है इनवर्ड चला जाता है, टूवर्ड्स इनवर्ड या फिर शिफ्ट कर जा रहा है आपके, तो इस केस में या फिर लेफ्टवर्ड भी कह सकते हैं, इस केस में आपका जो इनकम है वो डिक्लाइन कर जाता है। तो यहाँ पर प्राइजेस कांस्टेंट है। प्राइस के केस में हम क्या देखते हैं कि आपके रोटेशन होता है। सपोज़ ये आपका बजट लाइन है और आपके यहाँ पर एक्स गुड है और यहाँ पर वाई गुड है, अगर एक्स का प्राइस जो है डिक्लाइन किया है तो बजट लाइन उसके लिए क्या हो जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी रियल इनकम क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई। रियल इनकम का बढ़ने का मतलब होता है आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, आपके बढ़ गई। ठीक है, आप ज़्यादा अब क्या यूनिट ऑफ एक्स को परचेज कर सकते हो। इसी वजह से आप देख रहे हो कि बजट लाइन जो है आपके जो है बढ़ गई, किसके लिए, आपके एक्स कमोडिटी के लिए जो है यहाँ पर शिफ्ट कर गई। तो ये आपके केस हो सकता है। ये कब होगा, जब आपके रोटेट इसलिए किया क्योंकि प्राइस में चेंज आया। रोटेशन जो है प्राइस के की वजह से होता है, जबकि शिफ्टिंग जो है आपकी इनकम के चेंज होने की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज कैलकुलेट एज, तो उसको क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ आपके एक्स एंड वाई को देख रहा है, चेंज इन एक्स अपॉन जो है चेंज इन वाई को भी समटाइम्स हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्स फॉर वाई बोल रहा है, एक्स फॉर वाई पर हम देखेंगे चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। अगर वाई फॉर एक्स बोलता तो चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई होता। ठीक है, अब हम बात करें इंडिफरेंस कर्व जो है सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंडिफरेंस कर्व की अगर हम फैमिली देख रहे हैं, 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये इंडिफरेंस मैप कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, और अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि नहीं क्लियर है तो आप ज़रूर से जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन इंडिफरेंस मैप हायर द इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पर आपका हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। ठीक है, अब आपको टेस्ट में भी इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं हमारे जो टेस्ट सीरीज़ बैच हमारा, तो आप लोग ज़रूर से इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपको वहाँ पर आपके जितने आपने एक्सपेक्ट किए हैं उससे भी ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल भी हमने 30 टेस्ट देने की बात की थी और हमने जो है 50 टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड किए थे, 50 टेस्ट। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, मस्ट ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जुड़े रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अगर हेल्पफुल लगा होगा, और कोई भी टॉपिक में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको जो है आगे सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।